नमस्कार साथियों, बिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही होगी। दो कमेंट थे जो कोई इंक्वायरी से रिगार्डिंग थे। एक तो सेक्शन 7 का इफेक्ट और सेक्शन 8 का सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या होता है। इफेक्ट होता है घटना घटते वक्त जो कुछ भी हुआ वो इफेक्ट है। जैसे दो गाड़ियां टकराई तो उनके जो पार्ट्स टूटे होंगे वो बिखरे हुए, वहां पर ये इफेक्ट है। हमने आपको पीटा, आपने हमें पीटा, ये सारी चीजें पीटते वक्त जो हमारा मान लो वहां पर एक दूसरे के कोई घाव हुआ है तो उससे जो ब्लड गिरा है वो, या कोई पास में कोई ऐसा पेड़ वेड़ था जिसको पकड़कर हमने गिरते हुए खुद को बचाने की प्रयास किया था, तो उस वक्त जो उस पेड़ की पत्तों को हमने पकड़ा, डाली को पकड़ा, वो डाली हमारे हाथ से टूट गई, वो सारा इफेक्ट दिखेगा कि इस जगह पर वो घटना घटित हुई थी। ये तो सेक्शन 7 में इफेक्ट होता। कंडक्ट होता आपका, उसमें घटना स्थल का कंडक्ट नहीं होता, आप खुद का कंडक्ट या फिर विक्टिम का कंडक्ट, या तो विक्टिम का या एक्यूज का, दोनों का कंडक्ट। जैसे मेरे साथ घटना घटी है तो मैं घटना घटने के बाद वहां पर रोता दिखूंगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा मोबाइल चोरी करके ले गए, या चोर है जो अपनी जेब में मोबाइल रखकर कहीं खड़ा हुआ है, हम उसको पकड़ नहीं पाए, देख नहीं पाए, और वो पास की दुकान पे बैठ के चाय पी रहा है कि अभी नॉर्मल माहौल हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। पर जैसे हमने कहा कि पुलिस पकड़ने आ रही है और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में चोर को देख लिया है, चेक कर लिया, तो वो चाय पीता पीता झट से चोर जिसकी जेब में मेरा फोन था वो निकल गया, वहां से गायब हो गया, ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। तो इफेक्ट तो घटना का प्रभाव है, कंडक्ट पक्षकार का आचरण है, आप कैसा बिहेव कर रहे हो, पक्षकार विक्टिम, ठीक है, उनका आचरण होता है। तो इफेक्ट और आचरण में साफ साफ अंतर दिख रहा है पार्वती जी। एक आपने पूछा परिवाद किए बिना, परिवाद का मतलब होता है शिकायत, ठीक है। तो शिकायत किए बिना कहना और शिकायत के रूप में कहना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे एक तो आप नॉर्मली कहते हो किसी व्यक्ति से जाकर कि यार वो क्लास लेते हैं, रेगुलरली क्लास लेते नहीं है, ये क्या है, आपकी मेरी कोचिंग के बारे में या मेरा जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म चल रहा है, उसके बारे में आपकी ओपिनियन के रूप में आप किसी को बता रहे हो। एक आप जैसे ही क्लास पढ़ रहे हो वहीं पे डिसअपॉइंटेड होकर कह रहे हो कि यार इस आदमी ने ना वाक्य में इतना खराब पढ़ाता है कि हमारा समय जाया कर रखा है। तो एक तो घटना घटित होते ही आप शिकायत के रूप में कोई बात किसी को कह रहे हो, वो तो हो गया परिवाद करते हुए। परिवाद का मतलब यहां सीधा सीधा एक लेना शिकायत, कि एक तो आप घटना घटते ही शिकायत के रूप में कहते हो, एक 4-5 दिन बाद किसी से कहते हो तो आप बात बताते हो, आप क्या करते हो, बात बताते हो, उसको आप कहते हो स्टोरी टेलिंग कह सकते हो। तो शिकायत करना, जैसे घटना होते हम एंड टू एंड किसी को घटना के बारे में बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, वो लूट के ले गया, इधर ही निकला है, आप जाकर कुछ करो, तो ये होता है परिवाद करते हुए कहना। एक आप घटना के 1 महीने बाद उसी जगह पे पहुंचे, वापस चाय वाय पी रहे हो, तब बता रहे हो 1 महीने पहले मेरे साथ इस जगह पे ये हुआ था, तब आप घटना की शिकायत थोड़ी कर रहे हो उस व्यक्ति से, तब क्या कर रहे हो, आप परिवाद थोड़ी कर रहे हो घटना का, तब आप स्टोरी बता रहे हो कि घटना ऐसे घटी थी 1 महीने पहले, और घटना घटते ही आप बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ और वो व्यक्ति इधर ही निकला है, तो ये आप शिकायत करते हुए कह रहे हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि शिकायत करना, घटना के बारे में आप जस्ट घटना के जस्ट बाद ही आप बताते हो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घटी है, वो शिकायत होती है। एक आप 2-3 महीने बाद, जैसे मैं भी आपको एपीओ पढ़ा रहा हूं, आप इंस्टेंट मेरी कोई जैसे ही आपने क्लास देखी, आपने कमेंट कर दिया, आप क्या कर रहे हो, शिकायत करते हुए, परिवाद करते हुए कथन कह रहे हो कि सर 7-8 में ये अंतर समझ नहीं आया, ये इंस्टेंट है। एक आप 6 महीने बाद जब एपीओ के एग्जाम वगैरह हो जाए तब आप कहे कि यार वो बताता था ना कि परिवाद करते हुए कहना, परिवाद नहीं करते हुए कहना, वो समझ ही नहीं आता था यार कभी, तो वो शिकायत थोड़ी है। शिकायत तो आप घटना के इंस्टेंट रूप में ही करते हो, फिर तो आप स्टोरी बता रहे हो कि यार एक वो डिलीवर लो करके हुआ करता था कोई और वो ऐसे ऐसे करता था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, और नहीं हुआ तो एक और बार चीज को दोबारा रिपीट करके सुन लेना। सेक्शन 9 इंक्लूड 5 थिंग्स, 5 चीजों को ये इंक्लूड करता है, ठीक है, 5 बातों को, 5 चीजों को ये इंक्लूड करता है। क्या क्या करेगा,
पढ़ते हैं। वे तथ्य, पहले हेडिंग, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण और पुनर्स्थापन, रीस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन। देखो दो चीजें, दोनों एक ही होती है, स्पष्टीकरण कहो या रिस्टेब्लिशमेंट कहो। कई बार आप घटना के बारे में स्टोरी बता रहे होते हो, आपसे पूछा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन में कि कौन सी शर्ट पहने हुए थे, कि ब्लू पहने हुए था सर, श्योर हो कि श्योर हूं सर। चलो आपने कहा ब्लैक पहने हुए था, उन्होंने पूछा कि श्योर हो आप, कि हाँ श्योर हूं ब्लैक पहने हुए था। वो कहते हैं देखो सर ये ब्लू पहने हुए था। क्रॉस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा कि ब्लैक पहने हुए था, आपने कह दिया श्योर हाँ ब्लैक पहना हुआ था, क्योंकि आपने मेन एग्जामिनेशन में भी ये कहा। क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने फोटो डाल दिया, उसी जगह का फोटो दिखाया, ये देखो ब्लू पहने हुए था। अब आप क्या हो गए, क्रॉस एग्जामिनेशन में अपनी बात से खंडित हो गए। पर आप री एग्जामिनेशन जब आपका होगा तो उस बात को रिस्टेब्लिश कर सकते हो। कैसे करोगे रिस्टेब्लिश, कि सर उस समय शाम के 7 बज रहे थे, 7 PM का टाइम था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था और मैं था कम से कम 100 मीटर की दूरी पर, और 100 मीटर की दूरी से मैं वो घटना देख रहा था। मैं बैठा था, हाथ में चाय कॉफी ले रखी थी, पी रहा था, और मैं जैसे ही मेरी निगाह सामने रोड पे पड़ी तो वो व्यक्ति जो ये बता रहे हैं कि ब्लू में था और मैं बता रहा हूं ब्लैक में, वो दूसरे को पीट रहा था। तो मुझे अंधेरा होने के कारण ब्लू ड्रेस हो सकता है ब्लैक लगी हो, पर ऐसी घटना मैंने आंखों से देखी है। अब उसने क्या कर दिया कि जो उसका री एग्जामिनेशन में ब्लैक को ब्लू कर दिया था, ब्लैक को क्या कर दिया था, ब्लू कर दिया था, उसको वापस स्टेब्लिश कर दिया। किस वजह से, कि 7 बज रही थी, अंधेरा था, हो सकता है कि मुझे दूर से ब्लैक दिखा हो, वो ब्लू कलर, अंधेरा होने के कारण ब्लू भी कई बार ब्लैक दिखता है, तो ऐसा दूर से देखा था मैंने, 100 मीटर की दूरी थी। घटना को क्या कर दिया, रिस्टेब्लिशमेंट कर दिया। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि 5 फीट की कोई दीवार है, ये 6 फीट की कोई दीवार है, अपन कहते हैं महिला 6 फीट की दीवार कूद ही नहीं सकती, और ये कह रहा है कि 6 फीट की दीवार कूद के वो महिला घर में घुसी थी, कि नहीं महिलाएं 6 फीट की नहीं कूद सकती, आमतौर पर फिजिकल जो डिसएडवांटेज महिला के अगेंस्ट जाता है इसका, तो वो कूद ही नहीं सकती। पर आप कहते हो सर ये 6 फीट की जो दीवार की बात कर रहे हैं ना, आप उस दीवार को देखोगे तो यहां एक, उस पर एक लगभग 8 इंच का वो स्टेप बना हुआ है, तो उस महिला ने 2.5 फीट ऊपर यहां पांव रख के फिर दीवार को कूद के अंदर आई थी। तो ये जो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने कहा 6 फीट की दीवार आज तक कोई महिला कूद ही नहीं पाए, आप विशेषज्ञ की परीक्षा करवा के देख लो, पर आपने रिस्टेब्लिश कर दिया उस बात को कि वो बीच में एक 2.5 फीट पे कोई स्टेप बना हुआ जिस पे पैर रखकर और वो दीवार पे चढ़ के 6 फीट की दीवार कूद के आ गई। तो समझ गए क्या होता है रिस्टेब्लिश और क्लेरिफिकेशन क्या होता है, दोनों एक ही चीज है। कोई फैक्ट जो क्रॉस एग्जामिनेशन में बदल गया है, आपने मेन एग्जामिनेशन में कहा था वो क्रॉस एग्जामिनेशन में बदल गया है, तो उसको स्टेब्लिश करने के लिए धारा 9 का प्रयोग किया जाता है। और भी 5 चीजें आएगी, ये केवल एक चीज है। अब पढ़ते हैं धारा क्या कहती है। वे तथ्य जो विवादक तथ्य के और सुसंगत तथ्य के या तो स्पष्टीकरण करते हैं या पुनर्स्थापन करते हैं। क्या करते हैं, या तो उसको स्टेब्लिशमेंट करते हैं या रीस्टेब्लिशमेंट, सॉरी, या तो क्लेरिफिकेशन करते हैं या रीस्टेब्लिशमेंट करते हैं। वे तथ्य क्या होते हैं, सुसंगत होते हैं। दूसरी बात, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं, या तो उसको सपोर्ट करते हैं या उसको कंट्राडिक्ट करते हैं। किसको, जो अनुमान बनता है फैक्टिंग इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। जैसे 2-3 गवाह ऐसे कोर्ट में आए जिन्होंने यह कह दिया कि यह व्यक्ति उस दिन शहर में ही था और इसका मोबाइल नेटवर्क उसी एरिया के अंदर आ रहा था जिस एरिया में घटना घटी। तो यह क्या हो गया कि स्टेब्लिशमेंट हो रहा है घटना का। लगभग आप ये कर रहे हो कि इस अपराधी ने घटना करी होगी जिस एरिया में, जिस एरिया, मान लो कोई भी जयपुर का, जैसे मानसरोवर में इसका मोबाइल लोकेशन आ रहा है, और एक व्यक्ति ने मानसरोवर में चाय की दुकान पर बैठे हुए इसको देखा था 4 बजे जब घटना घटी, उसके 15-20 मिनट पहले। तो मतलब ये मानसरोवर के आसपास ही होगा, ऐसा कोई फैक्ट। अब आप जस्ट
इस घटना को रिबट करने के लिए या इस घटना को कंफर्म करने के लिए कोई भी एविडेंस दोगे घटना, ये सेक्शन 9 में रिलेवेंट होगा। कैसे? आपने ये कहा कि सर बिल्कुल ये बात ठीक कह रहा है, मैं एक और कंफर्मेशन करता हूं कि ये जब 4 बजे वहां चाय पी रहा था, उसके बाद मैंने 4:10 के आसपास इसको सैलून के आगे से गुजरता देखा और मैंने उसको दिखाया कि ये जो भाई जा रहा ना, इसकी कटिंग भी मैं ही करता हूं, देख। तो 4:15 के आसपास भी ये वहीं था। या कोई सेकंड व्यक्ति कहता है, ये तो क्या हो गया, सपोर्ट हो गया दोनों एविडेंसों को कि ये उसी इलाके में था। सेकंड व्यक्ति कहता है कि सर उसी टाइम इसके 4-5 के आसपास इसका फोन आ रहा था बंद या फोन ऑन था, मैंने कॉल किया कि तेरी मां का एक्सीडेंट हो गया, फटाफट हॉस्पिटल आ जा, एसएमएस हॉस्पिटल। तो ये एसएमएस हॉस्पिटल आया और 4:15 या 4:20 के आसपास की इसको एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गया था ये, और इसने पार्किंग की थी। पार्किंग का जो डिजिटल टिकट था, जो मशीन से काटते हैं पार्किंग का, वो देखो 4:20 का इसकी यही बाइक, जिस बाइक पर बैठकर ये जो बाइक मानसरोवर में बैठा था, जिसपे ये निकला था, वही बाइक 4:20 पे यहाँ पार्किंग में खड़ी है। तो 4:10 पे मैंने इसको कॉल किया था या 4:05 पे कॉल किया था, और ये हाथों हाथ माँ के एक्सीडेंट का खबर सुनते ही 4:20 पे हॉस्पिटल पहुंच गया, एसएमएस हॉस्पिटल। तो अब क्या कर दिया, ये बात की ये मानसरोवर में घटना पे था, इसने घटना घटित की, उसको कंट्राडिक्ट कर दिया इस कॉल ने कि माँ का एक्सीडेंट हुआ था और 4:20 पर इसने एसएमएस में लाके गाड़ी पार्किंग कर दी थी। इसका मतलब गाड़ी एसएमएस में आई है और वही व्यक्ति लेके आया है जो गाड़ी चला रहा था। ठीक है, तो कोई भी ऐसा तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के द्वारा जो अनुमान लगाए जाते हैं उसका समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, या उसको कंट्राडिक्ट करता है, वो दोनों भी रिलेवेंट होते हैं। दो चीजें आ गई है। पहला क्या कर रहा है, पहला कर रहा है स्पष्टीकरण या फिर पुनः स्थापन री-इस्टेब्लिशमेंट। दूसरा क्या हो गया, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अनुमान का समर्थन कर रहा है, अनुमान का समर्थन या खंडन। तीसरा, उस व्यक्ति या वस्तु जिसकी अनन्यता सुसंगत है, आइडेंटिटी जिसकी रिलेवेंट है, उसकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता है। तो ऐसी कोई व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता को बोलते हैं आइडेंटिटी या पहचान बोल सकते हो। अनन्यता अच्छा शब्द है, विधि का शब्द है, पहचान स्थापित करता है। कैसे करेंगे, करता है, इसके लिए होती है टीआईपी, थेफ्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। कोई घटना घटित हुई तो उसकी पहचान होती है। सीआरपीसी का रिलेवेंट सेक्शन कौन बताएगा टीआईपी के लिए, कहां पर टीआईपी होती है। ठीक है, 54A में टीआईपी होती है सीआरपीसी में। इसमें क्या होता है, कोई वस्तु है या व्यक्ति, उसकी पहचान करवाई जाती है। जैसे किसी ने घटना घटते देखी कि आपने घटना देखी थी कि हाँ देखी थी, आप उस व्यक्ति को पहचान लोगे, बिल्कुल पहचान लोगे। अब एक्यूज को 5-7 लोगों के साथ लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और उस व्यक्ति ने जो दावा करता है मैंने घटना देखी थी, उसको कहते हैं कि पहचान इनमें से एक्यूज का। अब उसने अगर घटना देखी थी और एक्यूज को पहचानता है तो उनमें से बता देता है ये व्यक्ति एक्यूज है। तो ये तो क्या होगी, उस व्यक्ति की पहचान स्टेब्लिश कर रहे हैं। या वो वस्तु भी कई बार, जैसे किसी वस्तु का चोरी हुआ है तो आप उस वस्तु की पहचान तो स्टेब्लिश करोगे। या कई बार कहीं पुरानी लाशें मिलती है, सालों पुरानी, 10 साल 15 साल पुरानी, तो उस लाशों को पहचानने के लिए उसके ऊपर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो उसने क्लॉथ पहन रखे हैं, वस्त्र पहन रखे हैं, उनके आधार पर पहचान की जाती है। ठीक है, कि ये देखो ये रिंग वही पहने, ये लड़की के जो लाश मिली है इसके पास जो रिंग है, ये रिंग वही है जो मैंने इसको इंगेजमेंट के टाइम या बर्थडे के टाइम दी थी, या ये वही कपड़े पहने हुए जिस कपड़े में ये मिसिंग हुई थी। ठीक है, ऐसा कोई भी आप उसकी पहचान के लिए टीआईपी करवा सकते हो। और क्या क्या रिलेवेंट होता है सेक्शन, वह समय और स्थान स्थिर करते हैं जब या जहां पर वह विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ। क्या करते हैं, समय और स्थान स्थिर करते हैं, समय और स्थान स्थिर करते हैं
जब घटना घटित हुई, जब और जहां, जब तो स्थान के लिए और जहां घटना घटित हुई, जब तो समय के लिए और जहां स्थान के लिए घटना घटित हुई। ठीक है, 5 पॉइंट में लिखना है ये जब क्वेश्चन में आएगा तो, ठीक है ना। तो वो समय और स्थान फिक्स करते हैं। जैसे आप कहो कि एक व्यक्ति का मर्डर हुआ, अब ये न्यायालय के सामने विचारणीय प्रश्न है कि उसका मर्डर कब हुआ। मेडिकल भी नहीं हो पाया उसका, ठीक है, और मेडिकल नहीं हो पाया क्योंकि वो 2-4 साल पुरानी लाश थी, तो अभी तो उसका समय कैसे तय करें कि कब मरा। और समय तय करना कोर्ट के लिए जरूरी है किसी भी मामले में। आप जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे वहां पर कि जो 100 साल तक की उम्र या जो 30 साल तक की उम्र तक जिंदा था उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसे कई प्रोविजन होते हैं ना कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, ऐसे कहीं जगह समय काम आता है। और आपको समय तय करना है या एक्चुअल टाइम भी तय करना है कि किस तारीख को ये मरा था, किस स्थान पर मरा था, तो आप उसके लिए जितने भी एविडेंस से ले सकते हो। जैसे मैं कहूं कि मेरी तो 28 फरवरी को शाम को 5 बजे उससे बात हुई और वही व्यक्ति था मेरी, और मैं तो आवाज पहचानता हूं, मेरी तो रेगुलर बात होती थी उससे। या हम तय करते हैं कि 28 फरवरी को शाम को 5 बजे तो उस व्यक्ति के साथ मैंने कॉफी पी थी और हमारी लंबी चर्चा भी हुई थी कि क्या चल रहा है, काम धाम को लेके भी चर्चा हुई थी, जॉब को लेके भी हमने एक दूसरे से चर्चा की थी। तो वो चीज की वो 5 बजे तक तो जिंदा था, वो 5 बजे तक तो जिंदा था। और 5 बजे कौन से शहर में बैठा था, जयपुर के अंदर बैठा हुआ था, और मेरी फोन पे बात हुई थी। मतलब आप समय स्थान के लिए जो जो एविडेंस है तय कर सकते हो कि घटना कब घटी, नहीं घटी, किस स्थान पे घटी, उसके लिए आप एविडेंस जो जो होता है वो शो कर सकते हो। किसी की लाश है, वो आपको कहीं ट्रेन में मिलती है, तो ये कोई भी ट्रेन में बैठा यात्री कह सकता है कि ये बॉक्स मैंने जब मैं दिल्ली से चढ़ा तब मैंने देखा था। उससे पहले वाला कोई यात्री कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये दिल्ली से नहीं, ये तो हरिद्वार से मैंने देखा है, तो हरिद्वार से ही आया था। हरिद्वार के पहले वाला कोई ऋषिकेश वाला था, वो कहता है कि नहीं नहीं, ऋषिकेश में तो ये बॉक्स नहीं था। तो मतलब ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच में ये बॉक्स कहीं ना कहीं से ट्रेन में लोड किया गया जिसमें लाश मिली। तो घटना कहां घटित हुई थी, हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में हुई थी। अब कोई कंफर्म ही कर देता है कि इस स्टेशन से रखी गई थी, तो वहां से क्लू मिल गया कि उस जगह पे घटना घटित हुई थी। और 5वां, उन पक्षकारों के संबंध, उन पक्षकारों के संबंध दर्शित करते हैं जिनके मध्य संव्यवहार हुआ, जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए सुसंगत है। तो पक्षकारों के संबंध किस लिए, प्रयोजन के लिए, कि जहां तक वो घटना से सुसंगत है। जैसे अभी मेरी आपकी अच्छी खासी बन रही है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति को लगे कि वो 1 नंबर से फेल हो गया किसी एग्जाम में, और उसको यूं लगे कि इसने एक वीडियो में मुझे ये गलत बता दिया कि ये सेक्शन 9 में टीआईपी है। टीआईपी का मतलब पहचान परेड या शिनाख्त परेड है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, और इस कारण गलत हो गया। ये तो सीआरपीसी के सेक्शन 54A में भी थी, इसने मेरे को वहां बताया नहीं, और मैं तो इसका मर्डर करके रहूंगा। और ये 50 लोगों से कह चुका था। तो पहले हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ थे, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, सम्मान करते थे। अब हमारे संबंध बिगड़ गए। जैसे पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होते हैं, शादी के 1-2 साल बाद, 2 साल बाद से संबंध बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अब वह उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं, झगड़े के कुछ समय बाद पता लगता है पत्नी 1 घंटे बाद ही एक्सपायर होगी, कोई दुर्घटना से टकरा के कहीं। अब पति कह रहा है कि सीढ़ियों से गिरकर हुई है, तो वो पड़ोसी वो बताएंगे कि उसी रात इन दोनों के झगड़ा हुआ था। तो पक्षकारों के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये घटना से सुसंगत है कि घटना क्यों घटी। हो सकता है पति ने धक्का दे के सीढ़ियों से गिराते हुए फेंका है और उसके सिर में चोट लग के पूरी कर दी। तो पक्षकारों के संबंध जहां तक कि वह उस प्रयोजन के लिए, घटना के प्रयोजन के लिए सुसंगत है या उस मामले में सुसंगत है, तब तक पक्षकारों के संबंध रिलेवेंट होते हैं। 5 चीजें दोबारा देखना क्या क्या, कि वे तथ्य सुसंगत हैं जो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का स्पष्टीकरण करते हैं या उनको रिस्टेब्लिशमेंट करते हैं, या क्या करते हैं, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के द्वारा जो इंगित अनुमान है उसका समर्थन या खंडन करते हैं। इंग्लिश में बोले तो इन्फ्रेंस सजेस्टेड कोई भी है उसको सपोर्ट करते हैं
या रिजेक्ट करते हैं जो भी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट में हुआ। कोई पर्सन है, कोई थिंग्स है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करते हैं जहां पर उसकी आइडेंटिटी रिलेवेंट है, या वो टाइम एंड प्लेस फिक्स करते हैं जहां पर जब वो घटना घटित हुई थी, या पांचवा पॉइंट पक्षकारों के संबंध दर्शित करते हैं जहां तक उस घटना के रिलेवेंट पक्षकारों के संबंध आवश्यक होते हैं। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा यहां पर कोई ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है। मैं चुन चुन के आपको दृष्टांत कराऊंगा। जो भी दृष्टांत आपको पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो कि सर ये दृष्टांत हमें समझ नहीं आया, आप एक बार क्लियर करो उसमें क्या था। सबसे पहले हम चलते हैं ग पर। बड़ा दृष्टांत है, एक ए है, ये क नामक व्यक्ति एक अपराध का एक्यूज है। यह तथ्य कि उसने अपराध किए जाने के तुरंत बाद क अपने घर से फरार हो गया था, धारा 8 में किसके लिए पश्चातवर्ती आचरण के रूप में सुसंगत है। यह तथ्य कि उस समय जब वह घर से चला था, ये तो हमने क्या करा, वो घर से फरार हो गया, उसको तो सेक्शन 8 में सब्सिक्वेंट कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट कर दिया। पर अब देखो वो क्यों फरार हुआ था, उसको इस्टेब्लिश कर रहा है। क्या कर रहा है? इस्टेब्लिश कर रहा है, यहां पर मतलब पुनः स्थापित कर रहा है। अब वो बता रहा है कि जब वह घर से चला था, उसका उस स्थान से जहां वह गया था अचानक या अर्जेंट काम है, कि वो घर से क्यों अचानक से भागा था, उसका रीजन कि उसको अचानक और अर्जेंट कार्य था, और अचानक घर से चले जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए रिलेवेंट है। वो कहता है कि मुझे इमरजेंसी कॉल आया था उस दौरान कि आप तत्काल 1 घंटे में ऑफिस से आओ, अन्यथा आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए मैं तत्काल चला गया। और उसका ऑफिस का कॉल जिसने किया था वो व्यक्ति प्रूफ दे देता है कि ये देखो इसका कॉल आया था, तो वो तथ्य वापस स्टेब्लिश हो गया कि वो फरार नहीं हुआ था, वो ऑफिस के इमरजेंसी काम की वजह से गया था। तो उसने क्या किया, उसका ब्यौरा दे दिया। अब जिस काम के लिए चला गया उसका ब्यौरा यहां पर रिलेवेंट नहीं है, सिवाय जब तक कि यह दर्शित करने के लिए आवश्यक नहीं हो कि काम आवश्यक या अर्जेंट था। अब तो एक तो ऑफिस वाले कह रहे हैं कि कल आके आराम से साइन कर देना फाइल पे, कोई इश्यू नहीं है। एक ऑफिस वाले कह रहे हैं फटाफट आओ, 5 बजे से पहले ये फाइल है वो मुख्य सचिव के पास जाएगी और विधानसभा की कार्यवाही में जवाब देना है। मंत्री जी वेट कर रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन भेजा आप उसका जवाब पे फटाफट साइन करके भेजो। तो ये इमरजेंसी कार्य है कि उसी दिन विधानसभा में मंत्री जी के पास वो सूचना जानी थी जिस सूचना पे आपके साइन होने थे। तो आप हैंड टू हैंड गए, एक आपको कह रहे हैं कि कल आ जाना आराम से, कल है ना 12 बजे से पहले सूचना भेजनी, फिर भी आप झूठ माट उस घटना स्थल से अर्जेंट बता के चले गए, तो वहां काम के नेचर से मतलब नहीं। इसलिए काम देख सकते हो कि क्या काम अर्जेंट था, इसलिए काम का नेचर देखना, वरना काम के ब्यौरे से मतलब नहीं। आपको अर्जेंट काम था, आप गए थे, इसको साबित करने के लिए काम देखो, अन्यथा काम से हमें कोई मतलब नहीं है। आपको काम था, बस इतनी सी बात आप साबित कर देते हो, तो ये रिलेवेंट होता है सेक्शन 9 के अंतर्गत। ये किसका उदाहरण था? रीइस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट या क्लेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट। क्लेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट। देखो इसका द वाला दृष्टांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये वाला दृष्टांत है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और ये दृष्टांत भी पूछा जाता है। चोरी का अभियुक्त क चुराई हुई संपत्ति ख को देते हुए देखा जाता है। ए क्या करता है? कोई प्रॉपर्टी है उसको बी को देते हुए देखा जाता है, जो उसे क की पत्नी को देता है। बी क्या करता है? जो ए ने उसको प्रॉपर्टी दी थी चुराई हुई, उसको ए की पत्नी को लाके देता है बी। जैसे कोई दो दोस्त चोरी करने जाते हैं, एक चुरा के प्रॉपर्टी को कहता है दूसरे दोस्त को कि इसको ले जाके मेरी पत्नी को दे देना, वो पत्नी को देकर जाता है। बी उसे परिधान करते हुए साथ में ये कहता है कि भाई तुम्हारे पति ने कहा था कि तुम इसे छिपा दो। क्या कहता है? कि आपके पति ने बोला है प्रॉपर्टी देके चोरी की कि इसको छिपा दो आप। कह का यह कथन उस संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाले होने के कारण सुसंगत है। ये स्टेटमेंट किसको? कि चोरी का माल उसने छिपाया है। भाई पत्नी ये कह सकती है कि मुझे तो ऐसी कोई भी, मुझे तो वो उन्होंने कहा है कि ये आपके पति ने सामान भेजा, इसको रख दो।
पर वो फैक्ट कि सामान देते हुए उस व्यक्ति ने क्या कहा कि तुम इसे छिपा दो, ये बात स्पष्ट कर रहा है कि पत्नी ने भी चुराई हुई संपत्ति को छिपाए रखने का अपराध किया है। ठीक है, कहां होता है? आईपीसी में। हेडिंग्स को आप है ना, देखो जब तक काम नहीं चल रहा, काम नहीं चलने का मतलब कि आप कहीं लोग यही डिपेंड कर रहे हो कि जब ये पढ़ाएगा तभी पढ़ेंगे, तब तक हम किताब बंद करके बैठे हैं, तो देखो गलतियां तो आप कर ही रहे हो। लैंग्वेज को लर्न करना आपको चाहिए, आपको हेडिंगें पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि प्री एग्जाम आरपीएससी मोस्ट ऑफ द हेडिंग पर डिपेंड करता है। आरपीएससी के जितने भी जेलों के तीनों एग्जाम के आप एग्जाम पेपर उठा के देख लो, 2014 या 13 में जेलों की वैकेंसी थी, उसके बाद 18 वाली 19 वाली वैकेंसी थी, 14-15 में देख लेना, 19 वाली देख लेना, 23 वाली देख लेना, तीनों वैकेंसी के पेपर उठा के देखना, हेडिंग से लगभग 30-40% क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हेडिंग वाले तो हेडिंग याद करना शुरू कर दो। अब आपको पता होना चाहिए कि कहां चुराई हुई संपत्ति को रखने के अपराध माना गया। तो यहां यह बात कि तुम इसे छिपा दो, ये क्या स्पष्टीकरण कर रहा है कि वो महिला भी चुराई हुई संपत्ति को रखने के दोषी है। ठीक है, क्या एक्सेप्शन का फायदा मिलेगा? चीजें देखना आप। ये दृष्टांत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, फिर 6 वाला देखना, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, दृष्टांत आते हैं। क्या बलवे के लिए विचारित किया जा रहा है? बलवा क्या होता है? एक 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर, 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान वगैरह पहुंचाती है, कोई हिंसा वगैरह घटित करती है, उसको बलवा कहा जाता है। कै को बलवे के लिए विचारित किया जा रहा था और उस भीड़ के आगे आगे चलना साबित हो जाता है। क्या पता लगता है कि ये जो भीड़ आ रही है मोर देन 5 पे, इसमें कै यहां चल रहा था, ये तो साबित हो गया। ये कौन था? कै नामक व्यक्ति था, ये आगे आगे चल रहा था, इतना तो साबित हो जाता है। उस संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाजें सुसंगत है। अब भीड़ पीछे से कि तोड़ दो, जला दो, ये कर रही हो और आप घटना के आगे आगे चल रहे हो। ठीक है, उसका तो ये इस चीज को कि आप भीड़ का हिस्सा थे, आप घटना में इन्वॉल्व थे, ये स्पष्ट करने के लिए रिलेवेंट है। किस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि आप भीड़ के आगे आगे चल रहा था। कै को बलवे के लिए विचारित किया जा रहा था, उस पर रायट, दंगा होता है, रायट तो बलवा होता है, रायट ही बोलते हैं बलवे को। ठीक है, रायट के लिए उसको विचारित किया जा रहा था और यह प्रूव हो जाता है कि वो भीड़ के आगे आगे चल रहा था। अब उस भीड़ का नेचर क्या था? वो भीड़ क्यों चल रही थी? क्या वो वाक्य में बलवा करने के प्रयोजन से चल रही थी या अदर पर प्रयोजन से चल रही थी? तो उस भीड़ के द्वारा जो नारे लगाए जा रहे थे, उस भीड़ के द्वारा जला दो, अभी जैसे आप बांग्लादेश हिंसा की बात करते हैं तो वहां किलर शेख हसीना के नारे लग रहे थे, किलर हसीना को मार डालो, मतलब जो भी नारे शेख हसीना के लिए लग रहे थे वो रिलेवेंट है कि आप उस भीड़ के आगे चल रहे हो, वो नारे लग रहे हैं, तो वो ये दर्शित करने के लिए सुसंगत है। अब जब भी कोई ऐसी भीड़ वगैरह होती है, हमारा काम क्या होता है, हम साइड में हट के कहीं दुकान में छिप जाते हैं कि भैया तुम जाओ, क्यों, हम इस घटना का पार्ट नहीं है। पर आप उस घटना के में चल रहे हो, आगे आगे घटना में भाग ले रहे हो, भले आपने घर जलाया नहीं जलाया, पर आप बलवा के लिए विचारित किए जाओगे और आपने अपराध किया, ऐसा प्रिजम्पशन करके चला जाएगा। 3 दृष्टांत जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपके साथ चर्चा कर दी, बाकी मुझे उम्मीद है आप पढ़ लोगे। अब पढ़ केस लॉज पर चर्चा करते हैं। ये लिख लोगे आप, जब क्वेश्चन आए तो आप देखो धारा 9 इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है? वे तथ्य सुसंगत हैं जो, फिर पहला पॉइंट लगा के किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की स्पष्टीकरण करते हैं या उनका पुनर्स्थापन करते हैं, या उनकी क्या करते हैं, उनके द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं, या उनकी किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान इस्टेब्लिश करते हैं, समय स्थान तय करते हैं जब घटना घटित हुई, पक्षकारों के संबंध दर्शित करते हैं जो उसमें इन्वॉल्व था। अब केस लॉज की बात करते हैं। सबसे पहला केस लॉज महावीर वर्सेज दिल्ली प्रशासन। महावीर वर्सेज दिल्ली प्रशासन का केस था।
टीआईपी का उद्देश्य बताया था थेफ्ट आइडेंटिफिकेशन, किसी व्यक्ति की पहचान। टीआईपी का उद्देश्य क्या होता है? साक्षी के मन की स्मृति को चेक करना है। अगर देखो किसी ने घटना वाक्य में देखी है तो चाहे 1 साल बाद भी आप जैसे ही एक्यूज को देखोगे आप पहचान लोगे। और कोई अगर झूठा गवाह दे रहा है तो वो 1 साल बाद तो डेफिनेटली नहीं पहचान पाता और हैंड टू हैंड भी नहीं पहचान पाता। तो टीआईपी का उद्देश्य क्या है कि क्या साक्षी ने घटना देखी, उसकी स्मृति को चेक कर रहे हैं। ठीक है, स्मृति ताजा करना कहाँ था? इंडियन एविडेंस एक्ट 159 पढ़ोगे यहीं पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मृति ताजा करना 161 के स्टेटमेंट को देख के पुलिस अपना स्मृति ताजा करती है कि उसी ने लिखे थे। दूसरा, महाराष्ट्र राज्य वर्सेज काठी कालू ओगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। महाराष्ट्र राज्य वर्सेज काठी कालू ओगढ़, संवैधानिक बेंच ने इसको सुना था। संवैधानिक बेंच क्या होती है? जहां सुप्रीम कोर्ट के 5 या 5 से ज्यादा जज बैठकर किसी मामले को सुनते हैं, उसको संवैधानिक बेंच कहा जाता। तो इसमें क्या कहा था कि अभियुक्त को टीआईपी में प्रेजेंट होने के लिए, अभियुक्त को टीआईपी में प्रेजेंट होना आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन नहीं करता। 20(3) क्या कहती है? कोई भी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, कि किसी भी एक्यूज को खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए हम मजबूर नहीं करेंगे। और सेक्शन 20(3) इसका जो आर्टिकल 20(3) है उसका ये उल्लंघन नहीं करती टीआईपी, क्योंकि खुद के विरुद्ध साक्ष्य देना, वो साक्ष्य देने से मतलब होता है जो आपके अंदर है, जिसको आप जानते हैं। कोई चीज जो आपके बताने से क्लियर नहीं होती पर आपके शरीर पर कोई फैक्ट है, जैसे आपका ब्लड सैंपल लेने से क्लियर हो जाती है, तो आपको थोड़ी पता है ब्लड सैंपल क्या है क्या नहीं है। आपके नाखून के नमूने, आपके बाल के नमूने, या फिर आपकी पहचान, आपकी शक्ल, ये आपने अपने अंदर से एविडेंस नहीं दिया। आप देखो 20(3) आर्टिकल 20(3) कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके खुद के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, पर उसकी बॉडी पे या उसकी शक्ल से कोई एविडेंस मिल रहा है तो उस एविडेंस को लेना 20(3) अलाउ करता है। तो सिक्का, ये जो टीआईपी होती है शिनाख्त परेड, इसमें शामिल होने का निर्देश देना आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन नहीं है। संविधान के आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन नहीं है। महाराष्ट्र राज्य काठी कालू ओगढ़ के केस में कहा। 3 केस हैं, एक साथ लिखना इन केसों को। राम राम के नाम से हैं और तीनों इंडिया के केस है। राम लोचन वर्सेज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरा केस लिखना राम किशन वर्सेज महाराष्ट्र राज्य, राम किशन वर्सेज महाराष्ट्र राज्य, एमएच लिख रहा हूं महाराष्ट्र को। तीसरा केस रामनाथ वर्सेज तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य। क्या क्या कहा था? देखो ये तीनों केस टीआईपी पर लीडिंग केस है। टीआईपी थेफ्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, तीसरे नंबर का ये, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की पहचान, ये होता है टीआईपी। शिनाख्त परेड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? शिनाख्त परेड। तीनों लीडिंग केस है। क्या क्या हुआ था एक एक केस में बताता हूं। रामलोचन वाले केस में क्या हुआ था कि कोई व्यक्ति का बहुत पुराना समय पे वो मर गया था, उसका हड्डियों का ढांचा मिलता है, 10 साल बाद लाश मिलती है, तो उसका फोटो लेकर उसके चेहरे की हड्डियों के ढांचे से मिलाते हैं कि क्या वह यही व्यक्ति है। या किसी का पतला सा मुंह होता है तो उसका हड्डी का ढांचा पतला सा है, आप फोटो मिलाकर पहचान की थी। तो क्या किया? हड्डी के ढांचे से फोटो मिलाकर पहचान, हड्डी के ढांचे से फोटो मिलाकर पहचान, मिलाकर टीआईपी की थी। ओके, नेक्स्ट पर बात करते हैं। रामकिशन महाराष्ट्र राज्य में कहा था कि टीआईपी कौन कर सकता है। टीआईपी पुलिस अधिकारी, साधारण व्यक्ति, मजिस्ट्रेट, किसी के भी सामने करवा दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है टीआईपी किस व्यक्ति के द्वारा करवाई जा सकती है। तो टीआईपी में चाहे आप मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कर दो, यहां मजिस्ट्रेट लिख देता हूं, या आप पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर की में कर दो, या किसी भी पर्सन की में कर दो। जैसे मेरे
उपस्थिति में करवा दी। करना क्या है मुझे भैया, मैं तो बैठा रहूंगा, 5 एक्यूज खड़े कर देंगे, उसको बुला देंगे, जो व्यक्ति पहचान करेगा भैया देख बता, और टीआईपी की रिपोर्ट बना देंगे कि हाँ उस व्यक्ति ने एक्यूज को पहचान लिया था, मुझे पहले ही बता दिया जाएगा ये एक्यूज है। अब वो आएगा जो पीड़ित व्यक्ति या जो घटना में एविडेंस दे रहा, वो आके उनमें से 5 में से देख के बताएगा कि ये एक्यूज है, मैं लिख दूंगा कि हाँ उसने एक्यूज को पहचान लिया, नहीं पहचाना, ये रिपोर्ट होगी। तो एक टीआईपी किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, किसी भी पर्सन के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा। ये बात रामकिशन वर्सेज महाराष्ट्र राज्य के केस में कहा था। और रामनाथ और तमिलनाडु टीआईपी पर इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। और केस लिख लो एक एयर भद्रप्पा, यहां लिख देता हूं एयर भद्रप्पा वर्सेज कर्नाटक राज्य। एयर भद्रप्पा वर्सेज कर्नाटक राज्य में क्या हुआ, कोई लेडीज की पुरानी लाश मिली, तो उसके गले में जो चेन पहन रखी थी, उसके जो जेवरात थे और साड़ी की पहचान गांव की स्त्रियों के द्वारा की गई। किन्होंने की पहचान गांव की स्त्रियों के द्वारा की गई, और न्यायालय ने महिलाओं को पहचान का विशेष गुण होने के कारण इसको रिलेवेंट माना कि गांव की महिलाएं केडीज के पास ये साड़ी थी, ये जेवर था, ये चेन थी, तो महिलाओं के पास पहचान का विशेष गुण होता है कि दूसरे के जेवर, साड़ी और गहनों पर बड़ी निगाह रहती है, तो उसको रिलेवेंट माना एयर भद्रप्पा वर्सेज इसके केस में। एक और केस लिख लेना, अमित भाई भीकम भाई ठाकुर, कहीं भी लिख लो, ऐसे लिख लो, ये टीआईपी पर इंपोर्टेंट केस है, अमित भाई भीकम भाई ठाकुर। वर्सेज महाराष्ट्र राज्य 2017 का लीडिंग केस है, ये नया केस है इसलिए लिखा रहा हूं, टीआईपी पर लीडिंग केस है, बस इतना सा लिख के छोड़ देना। इसमें कहा था कि टीआईपी सारवान साक्ष्य नहीं है। क्या कहा था, टीआईपी सारवान साक्ष्य नहीं है, एविडेंसरी वैल्यू बताई थी कि टीआईपी क्या है, सारवान साक्ष्य नहीं है। 2 साक्ष्य होते हैं, एक तो सारवान साक्ष्य ऐसा साक्ष्य होता है जिसके अकेले से ही आप किसी मामले को डिसाइड कर सकते हैं, या वो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, उसको कहते हैं सारवान साक्ष्य। संपोषक साक्ष्य होता है कि आप किसी और साक्ष्य के साथ उसको जोड़ दो, उसका वेटेज कम होता है। तो ये कहा था कि टीआईपी सारवान साक्ष्य नहीं है। क्या है, सारवान साक्ष्य नहीं है, यह है संपोषक साक्ष्य है। क्या लिखेंगे, संपोषक साक्ष्य है, लिख लोगे। डेट्स कंप्लीट सेक्शन 9 सीआरपीसी सीआरपीसी का 54A, इसके साइड में लिख लेना। यहां पर टीआईपी की जाती है, और मजिस्ट्रेट जब टीआईपी की रिपोर्ट बनाता है, मजिस्ट्रेट जब टीआईपी की रिपोर्ट बनाता है, वो बनाता है सीआरपीसी के सेक्शन 291 में। वो रिपोर्ट बिना मजिस्ट्रेट के एविडेंस के भी सुसंगत मानी जाती है। एक विभावती देवी वर्सेज कुमार रमेंद्र नारायण देव का भी केस है, बाकी ज्यादा केस हो जाएंगे, आप रहने दो। काफी केस तो काफी है, जैसे सुरेश चंद्र भारी बिहार राज्य का केस हो गया, पर इतने केसों की जरूरत नहीं है। आप 5 केस किसी मामले पे लिख पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। आपने पूरी लैंग्वेज लिखी, 5 केस लॉ लिख दिए, ये बहुत अच्छा और शानदार आंसर, इससे बेटर हो नहीं सकता। अभी आप पहली किताब पढ़ रहे हो, आप केस लॉ याद कर रहे हो साथ में याद, पर जब आप पूरा सिलेबस कंबाइन करोगे तब आपको ये केस लॉ याद नहीं रहते। इसलिए मैंने ये रामनाथ वाले तीनों केस एक साथ लिखा है, रामलोचन, रामकिशन, रामनाथ, ताकि आप तीनों केसों को लिख दो। महाराष्ट्र और काटीकालू ओगड़ तो इतना लीडिंग केस है, क्योंकि संविधानिक बेंच बैठी, 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सुना और इसको डिसाइड किया, तो इतना बहुत है आपके लिए। देखो, डॉग स्क्वाड होता है, कई बार कुत्ते आते हैं पहचान करने के लिए, देखा होगा ना, पुलिस आर्मी कुत्ते लेके आती है पहचान करने के लिए। तो डॉग स्क्वाड होता है, या कुत्ते के द्वारा जो पहचान की जाती है, वो पर्याप्त साक्ष्य नहीं है सेक्शन 9 के अंतर्गत। वो सेक्शन 45 में एक्सपर्ट ओपिनियन है। किसमें, सेक्शन 45 में एक्सपर्ट ओपिनियन है। सेक्शन 45 का मतलब इस एविडेंस एक्ट की सेक्शन 45। तो कुत्ते के साक्ष्य को टीआईपी नहीं मानते, उसको क्या मानते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन मानते हैं सेक्शन 45 में।
बहुत है इतना, आज इतना ही हो पाएगा। मैं इंग्लिश वाला करता हूँ, हालांकि सेक्शन 10 भी बड़ा नहीं है, पर के फ्लोज वगैरह बताएंगे, एक इसमें एजेंसी का सिद्धांत है वो बताएंगे, तो उसमें समय लग जाएगा, कंक्लूड करने में दिक्कत आएगी। इंग्लिश का देखते हैं हम। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट। एक बात और कह रहा हूं या हिंदी मीडियम वालों को, कि जो भी आपको क्लास में समस्या आती है, देखो एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि मेरा फिक्स टाइम नहीं होता कि कब मुझे टाइम मिले, ठीक है। कहीं चीज़ें चलती है, आपको सारी चीज़ें बता नहीं सकता कि क्यों फिक्स टाइम होता है नहीं होता। मैं कोशिश करूँगा 2-3 सितंबर के बाद एक फिक्स टाइम पे लाइव क्लास हो और आपके कमेंट पढ़ते हुए मैं साथ में ही रिप्लाई देता चलूँ। मैं क्लासें रिकॉर्डेड करके उसको लाइव पर लगा के आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, मैं वापस आपको अगले दिन की क्लास में पहले उसी को बताऊंगा कि भाई ये बात आपको ऐसे क्लियर होगी। बाकी आप सारी चीज़ों को समझते ही हो। कंटिन्यू करते हैं आगे। सेक्शन 9, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट। रिस्टेब्लिश कह रहा था, उसको इन्होंने कहा, जो मैं स्पष्टीकरण को क्लेरिफिकेशन कह रहा था वो एक्सप्लेन है होता है इंग्लिश में, और जिसको मैं रिस्टेब्लिशमेंट कह रहा था उसको ये इंट्रोड्यूस बोलते हैं, ठीक है। तो फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस ए फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। तो ऐसे फैक्ट जो रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन करते हैं या इंट्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी होते हैं, वो फैक्ट रिलेवेंट होते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि ऐसे फैक्ट जो सपोर्ट करते हैं या रिबट करते हैं एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय द फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट। तो रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू के द्वारा सजेस्टेड इन्फ्रेंस को रिवेट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो फैक्ट भी सेक्शन 9 के अंतर्गत रिलेवेंट होते हैं। तीसरा, विच इस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग्स और एनी पर्सन वूज आइडेंटिटी इज रिलेवेंट। क्या करते हैं? विच फैक्ट इज एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग्स ऑफ और एनी पर्सन वूज आइडेंटिटी इज रिलेवेंट। किसी पर्सन की आइडेंटिटी, किसी थिंग्स की आइडेंटिटी अगर रिलेवेंट है तो ऐसे फैक्ट जो उनकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं या उनकी आइडेंटिटी को किसी पर्सन या किसी वस्तु की आइडेंटिटी को, किसी पर्सन या किसी थिंग्स की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, वो फैक्ट रिलेवेंट होते हैं। तो 1, 2, 3 चीजें रिलेवेंट होगी। चौथी, और फिक्स द टाइम एंड प्लेस। क्या करते हैं? फिक्स करते हैं टाइम और प्लेस को वेयर एनी फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट हैपन। उस टाइम और प्लेस को फिक्स करते हैं जहां पर क्या हुआ, विच एनी फैक्ट एंड इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट हैपन, जहां पर कोई फैक्ट एंड इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट हैपन हुआ है उस टाइम और उस प्लेस को फिक्स करते हैं। और पांचवा, विच शो द रिलेशन ऑफ द पार्टीज बाय वूम एनी सच फैक्ट आर ट्रांजेक्ट आर रिलेवेंट इन सो फार दे आर नेसेसरी फॉर द पर्पज। क्या करते हैं? विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज, किसी पार्टी के बीच में कैसे रिलेशन थे उसको शो करते हैं। कहां तक? विच एनी सच फैक्ट इज ट्रांजेक्शन, उनके मध्य कोई संव्यवहार हुआ है, वहां वो रिलेवेंट है जितना उस मामले में या जितना उस पर्पज के लिए नेसेसरी है उतना सा। जैसे हम दो व्यक्तियों के बीच में कोई घटना घटित हुई है, हम दो ही घर पे थे, तो हम लोगों के व्यवहार कैसे थे, हमारे व्यवहार पूरे जीवन ऐसे रहे कि हम एक दूसरे को इतना प्यार मोहब्बत करते हुए, एक दूसरे को इतना रेस्पेक्ट करते हुए, जैसे मेरे और मेरे पिताजी के संबंध बहुत अच्छे होते हैं, नेसेसरी बहुत अच्छे संबंध है, हम दूसरे को एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं चीज़ों को। मेरे और मेरे बड़े भाई के संबंध बहुत अच्छे, हम दूसरे को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब एक तो ये संबंध हो गए। अब हमारे बीच में कोई घटना घटित होती है तो नेचुरली हमारे संबंध ऐसे हैं कि भाई ने वो घटना घटित नहीं की होगी या मैंने भाई के प्रति वो घटना घटित नहीं की होगी। एक कोई के अपने भाई के साथ संबंध बहुत खराब है और 1-2 दिन बाद ही भाई के साथ कोई घटना घटित होती है और तो वहां मेरे पे चार्ज जाता है, तो वो हमारे पक्षकारों के संबंध रिलेवेंट है कि इन दोनों के बीच में बन रही नहीं रही थी और ये
इस घर का जो माता का, इनकी माता जी जो एक्सपायर हुई, वो जो गोल्ड छोड़ के गई, उनके लिए उस इन दोनों भाइयों के बीच में 3-4 दिन पहले झगड़ा हुआ था और तब से इनमें बोलचाल बंद है। और 4-5 दिन बाद पता लगता है कि भाई के साथ कोई घटना घटित हो गई, तो संदेह होगा कि इस व्यक्ति ने उस गोल्ड के लिए अपने भाई के साथ घटना की होगी। तो पक्षकारों के बीच में संबंध कैसे थे उसके लिए भी सेक्शन 9 रिलेवेंट करता है। तो 5 चीजें रिलेवेंट हो गई। पहली, कोई फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्ट रिलेवेंट है वो यहां पर सेक्शन 9 में रिलेवेंट है। दूसरा, कोई फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट के द्वारा कोई सजेस्ट किया जाता है इन्फ्रेंस, उसको या तो सपोर्ट करने वाला या रिबट करने वाले फैक्ट भी रिलेवेंट होते हैं। तीसरा, कोई टाइम या प्लेस फिक्स करता है जहां पर फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट हैपन हुआ, वो रिलेवेंट है। किसी पर्सन की या किसी थिंग्स की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं जहां उनकी आइडेंटिटी रिलेवेंट है, वो फैक्ट सेक्शन 9 के अंतर्गत रिलेवेंट है। या पार्टीज के रिलेशन कैसे थे, जिनके मध्य ट्रांजेक्शन हुआ, उन पार्टीज के मध्य रिलेशन कैसे थे, ये चीज उस पर्पज के लिए जहां उन लोगों के बीच के संबंध नेसेसरी है जानना कि उनके बीच में संबंध कैसे थे। जैसे कोई भी चीज, आप घर पे झगड़े देखते रहते हो परिवार के, तो परिवार के संबंध के बाद आप देखते हो कि नेचुरल सी चीज है कि मान लो आप देखो कि आपकी मम्मी है और आपके चाचा जी, मतलब आपकी मम्मी और आपकी चाची है, दोनों आपको बराबर प्यार करती थी। और जब आपकी मम्मी नहीं होती थी तो चाची जी वैसे उतना ही गिलास में भर के दूध देती थी जितना आपकी मम्मी पिलाती है। ठीक है, अब आपकी मम्मी और चाची के बीच में संबंध बिगड़ गए। ठीक है, कोई भी मामले को लेकर, घर के बंटवारे को लेकर विवाद थे, संबंध बिगड़ गए। उसके बाद आपकी एक दिन मम्मी बाहर जाती है तो चाची आपको आधा गिलास दूध देती है, फिर दूसरी बार भी चाची आधा गिलास ही दूध देती है। तो ये पक्षकारों के संबंध बिगड़ने के बाद की ट्रांजेक्शन से, जिसमें कोई घटना घटी नहीं घटी, उस चीज को लेकर रिलेवेंट है कि पक्षकारों के मन में क्या द्वेष था, क्या आशय था। अभी सेक्शन 14 पढ़ेंगे, वहां माइंड की थिंग्स को लेकर कई चीजें रिलेवेंट घोषित की गई है। तो वो सेक्शन 9 में अगर कोई थिंग्स हमें तय करनी है कि उसका इंटेंशन क्या था, तो वो सेक्शन 9 के अंतर्गत पक्षकारों के संबंध से इंटेंशन शो होता है। ठीक है, तो ये 5 चीजें यहां पर रिलेवेंट होती है। आई थिंक सेक्शन 10 कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे क्लास यहीं पे रोक देनी चाहिए। थैंक यू सो मच। एंड वन थिंग्स और कि एक रवि, आप बार बार कमेंट करते हो, देखो पढ़ तो कमेंट मेरी टीम भी रही है, और ऐसा नहीं होता कि कोई चीज आपको रिक्वायर है तो वो मैं जबरदस्ती बना के दूं। मैंने कहा कि मुझे 2-4 दिन चाहिए, मैं अकॉर्डिंग टू मेरा इंस्टीट्यूट रन होगा, वहाँ से कोई चीज़ होगी, मुझे सीआरपीसी की क्लास 1-2 दिन में स्टार्ट करनी है। जो चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको जैसा मुझे ठीक लगेगा वैसा प्लानिंग्स बना के आपको दे देंगे। अब इसके लिए डेली कमेंट करके इरिटेट करना जरूरी नहीं होता, बात को समझो आप। ठीक है, मैं नहीं कहना चाहता था, मुझे यहाँ कहने की जरूरत पड़ रही है। आप इस थिंक को समझो कि कोई चीज़ मुझे अपने मन से करने दिया करो। आपने कह दिया, हर वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ रहे हो, तो ऐसा कोई बाउंड थोड़ी है कि मैं आप कमेंट करोगे तो ही मैं करूँगा, नहीं करूँ तो नहीं करूँ। आप चीज़ को समझो कि मैं कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था 2-3 दिन दो, मैं कर दूंगा, फिर हर दिन आप यही चीज़ें करते जा रहे हो। थोड़ा सा तो समझो ना, गुड बिहेवियर रखो कि आप किसी को इरिटेट ना करें। ठीक है, इस चीज़ को आप समझो। मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए करूँ, मैं भी कुछ चीज़ों के लिए बोल चुका हूँ, मैं करूँगा। आप समय देना सीखो थोड़ा सा, किसी को फोर्स करके नहीं। आपने कह दिया क्लास स्टार्ट करो, मेरी मर्जी आई जब ही की ना मैंने। जब आपने उम्मीद छोड़ दी कि अब एपीओ की कोई क्लास सितंबर से पहले स्टार्ट नहीं होगी, फिर भी मैंने कर दी। मुझे सीआरपीसी करनी है, मैं बता थोड़ी रहा हूँ, मेरी 10 दिन से क्लासें रिकॉर्डेड हो रही है, देख रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो भी फैकल्टी उसको रिकॉर्ड कर रही है कि इसको चेंज करो, ऐसे करो, वैसे करो। अब मुझे जब भी इस क्लासेस शुरू करनी होगी मैं कर दूंगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ,
मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, फीस नहीं ली है किसी से, बाउंड नहीं हूँ मैं, मुझे अपनी इच्छा से चीज़ें करने दो, ठीक है। फोर्स मत डालो, दबाव मत डालो, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, अगर आप दबाव डालोगे मैं झूठ मात आपको कुछ भी पेश कर दूंगा, और मैं मन से करूँगा, बहुत अच्छी चीज़ पेश करूँगा। आई थिंक आप समझ पाओगे। थैंक यू सो मच।